नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के संभाग सम्मेलन की। कांग्रेस संभाग सम्मेलन और सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश प्रभारी है साथ रहेंगे और सरकार अपनी योजनाओं को, साथ ही राहुल गांधी का जो प्रकरण हुआ उन्हें डिस्क्वालीफाई जो किया गया उस प्रकरण को ले जाया जाएगा और तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस चर्चा करेगी, जनता के बीच बताएगी कि आने वाले चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और सरकार का क्या एजेंडा है। दूसरी तरफ जनाक्रोश यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जनाक्रोश सभाएं नीचे तक बीजेपी लेकर के जाएगी। जो सीपी जोशी जिन्होंने बीजेपी कमान संभाली, उसके साथ ही उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि जो आंदोलन चल रहे हो तो उसे आगे लेकर जाया जाएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन जुड़े हुए हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब है, कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हैं। सभी का स्वागत है। आपके पास में आना चाहूंगा राजकुमार जी। संभाग सम्मेलन होंगे, एक सवाल ये उठता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए पहले संगठन का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। जिलाध्यक्ष बना दिए, कई जगह की कार्यकारिणियां नहीं बनी है, तो संभाग पे आप लेके तो जा रहे हैं, लेकिन अभी तो आपका जो संगठन बनना चाहिए था उसी का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान की हमारी कांग्रेस का जो संगठन है वो शानदार कार्य कर रहा है। हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी के बीच में बहुत अच्छा समन्वय है और हम दोनों समन्वय लेकर के राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमको जो सानिध्य मिला हुआ है हमारे जो प्रभारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है आदरणीय रंधावा जी के साथ में, खड़गे जी के साथ मिलकर हमारी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। जहां तक आपने कहा हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जिलाध्यक्ष नहीं बने, हमारे अधिकतर ब्लॉक अध्यक्ष बन चुके हैं, जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी कार्यकारिणियां भी बहुत सारी बन चुकी है और जो कार्यकारिणी और जो ब्लॉक अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष किसी कारण से नहीं बन पाए वो अतिशीघ्र बन जाएंगे। और उसी सिलसिले में हमने जो अच्छा बजट पेश किया उस बजट को हम जनता तक ले जाने के लिए हमने संभागवार जो सम्मेलन है वो भी उसकी भी शुरुआत आज से कर दी है। आज जोधपुर का और बीकानेर का सम्मेलन अच्छा हुआ, शानदार हुआ। वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, रंधावा जी, डोटासरा जी पहुंचे। वहां के समस्त विधायक, मिनिस्टर, छोटे बड़े कार्यकर्ता सब सम्मेलन में शामिल हुए, सबने अपनी बात कही। हमने खासकर इन सम्मेलनों में आज जो मुद्दा रहा, देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, राहुल गांधी जी के साथ जो अत्याचार हुआ, राहुल गांधी के साथ जो देश में इस वक्त जो भेदभाव हो रहा है, राहुल गांधी जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, उसकी भी हमने वहां चर्चा की और हमने ये प्रस्ताव पास किया कि राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बीकानेर संभाग का हो चाहे जोधपुर संभाग का कार्यकर्ता हो, हमेशा पार्टी के साथ खड़ा है। जब भी पार्टी आदेश देगी जयपुर से दिल्ली तक जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने जो अच्छी बजट की योजनाएं जो हमने लागू किया, जो हमने अच्छा बजट दिया है, जो पांचवा बजट हमने शानदार बजट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डोटासरा जी ने भी वो बजट के बारे में लोगों को वहां बताया और जन जन तक ढाणी ढाणी में, लेकिन कांग्रेस तक पहुंचाने का प्रयास करें। कांग्रेस को किसी तरह की कोई वो तो नहीं है कि बीजेपी जनाक्रोश यात्राएं निकाली, उसके बाद में दावा है बीजेपी के नई नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का कि सरकार उससे घबरा गई है और एक बार फिर बूथ की ओर ले जाएंगे जनाक्रोश को, बताया जाएगा कि सरकार की खामियां क्या रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं आदरणीय सीपी जोशी जी, उनको हम कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देते हैं। वैसे तो वो उन 25 दूरों में से हैं जो राजस्थान की भोली जनता ने उनको चुनकर भेजा था और उन 25 के 25 सांसदों ने राजस्थान की जनता के लिए आज तक दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी से कोई भी बात नहीं की, ना कोई राजस्थान के लिए बड़ी योजना लेकर आए। लेकिन फिर भी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी कल अध्यक्ष बने हैं, उनका स्वागत करते हैं हम राजस्थान की धरती पे, उनका अभिनंदन करते हैं। वैसे तो वो राजस्थान के चित्तौड़ जिले सांसद है, लेकिन वो कहां रहते हैं, क्या उन्होंने राजस्थान के लिए किया है, अब तक उनको पता नहीं था। इसलिए राजस्थान की धरा पे उनका स्वागत है। अब वो अध्यक्ष बनकर आए हैं तो उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन किस तरह से काम कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के जो 8-8, 7-7 जो दूल्हे बने हुए मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। चले, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ में। गर्ग साहब, संभाग तक जाएंगे, उसके बाद में जिलों में जाएगी कांग्रेस और चुनाव से पहले कहा यह जा रहा है कि जल्दी इस काम को निपटाया जाएगा। पहले ये प्लान पहले से तय था, लेकिन अब राहुल गांधी का मैटर आने के बाद में एक एडिशनल मैटर और जुड़ गया इसके अंदर, जो बताने के लिए सीधा एक एजेंडा था कि राजस्थान सरकार का बजट 19 जिले 3 मास्टर स्ट्रोक के रूप में कांग्रेस देख रही है। 19 जिले, 3 संभाग और चिरंजीवी योजना और ओपीएस। ये कहा जाता है कि
देश के तमाम राज्य इस ओर फोकस कर रहे हैं, उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओपीएस के लिए कहा भी गया और कर्नाटक से भी टीम आई, कर्नाटक में इस बात को लेकर के चर्चा भी की। तो कांग्रेस को लगता है कि यह महत्वपूर्ण योजना है जिससे बीजेपी को भी लग रहा है कि इसे लागू करना चाहिए। लेकिन अब एक ऐसा मैटर फंस गया है कि क्योंकि कांग्रेस ने और उसके राज्यों ने इसे लागू किया है, यह कांग्रेस का दावा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर के जनता के बीच जाया जा रहा है। अब तक केवल नरेंद्र मोदी निशाने पे थे और गहलोत सरकार की योजनाओं को गिनाया जाना था। ये तीन एजेंडे अभी जनता के बीच लेकर के जा रही है कांग्रेस। देखिए योगेंद्र जी, जनता के बीच में तो कांग्रेस जा ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान में जो भ्रष्टाचार किया है और पिछले 55 साल से जो इंडिया के अंदर इन्होंने भारत के अंदर भ्रष्टाचार किया, वो जनता अच्छी तरह समझती है। ये बोल रहे हैं कि साहब हमने दुनिया भर की घोषणाएं कर दी, चिरंजीवी योजना कर दी, ओपीएस लागू कर दिया, राइट टू हेल्थ ले आए। आज सड़कों पे डॉक्टर क्यों है? आपने देखा होगा कल जन सैलाब, डॉक्टर्स का जन सैलाब एक सड़कों के अंदर सड़कों पे था। तो डॉक्टर ये चाह रहे हैं कि भाई आप जो राइट टू हेल्थ लाए हो तो वो सुनो तो सही ना, जनता के हित में है या नहीं है, वो भी तो देखना पड़ेगा। क्या फ्री में कैसे डॉक्टर से इलाज? अरे डॉक्टर से सामंजस्य बिठा के आप ये चीज करते। ये कह रहे कि साहब हमने ओपीएस लाया है, भैया ओपीएस के अंदर लाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एमपीएस का पैसा कैसे मिल जाएगा? वो तो उनका कर्मचारियों का पैसा वो दे ही नहीं सकते। चिरंजीवी योजना के अंदर देख लिए 5 लाख रुपए की थी, 5 लाख रुपए के अंदर बता दीजिए 5 लाख का क्लेम किसी ने उठाया हो तो? किसी भी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का क्लेम नहीं उठाया। तो ये सब केवल घोषणा है। आपने 19 जिलों की बात कर दी, एक ऐसा जिला बना रहे हो जहां पे ग्राम पंचायत स्तर का है। जयपुर को ये पता नहीं है साहब, जयपुर को 2 दलों में बांट दिया। आज अगर कोई भी पूछेगा कि भाई राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर की नॉर्थ है या साउथ है, तो आप 2 दलों में जनता ने डिमांड की थी जयपुर की ने कि जयपुर को 2 भागों में बांट दिया जाए? किया था क्या? जनता ने तो कोई डिमांड नहीं की थी। लेकिन ये जो कांग्रेस की सरकार है उनका मतलब आप ये देखिए कि ये आंदोलन खुद में, अबे आप खुद में डोटासरा जी का देख लीजिए, डोटासरा जी का खुद का स्टेटमेंट है कि हम राहुल गांधी जी के समर्थन में जन आक्रोश कर रहे हैं, लेकिन जनता नहीं आ रही है, इनके नेता नहीं आ रहे। खुद डोटासरा जी का आरोप है कि साहब जो हमारे जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें आ ही नहीं रहे, रैली के अंदर धरना प्रदर्शन में नहीं आ रहे। तो जब आपके धरना प्रदर्शन में आपके बड़ा नेता ही नहीं आ रहे तो फिर कहां से आपकी जनता सुनेगी साहब? आप राहुल गांधी, अरे कोर्ट ने सजा दी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का क्या लेना देना? अगर मान लो उन्होंने ओबीसी को, अगर ओबीसी समाज को अगर उन्होंने अपमान किया है तो उसकी सजा भाई आप माफी मांग लेते ना कोर्ट में। मना किसने किया था? जाइए आप, जब आपके एक नेता ने बोला था तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्यों नहीं आप इसके? सुरेश जी, मैं देखिए आपके प्रवक्ताओं तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन ओबीसी का अपमान कैसे हो गया इसके अंदर? ओबीसी राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की 2019 की सभा में यह बोला था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये उन्होंने बोला था। तो क्या सब मोदी चोर हो गए? यानी कि आप ओबीसी समाज, जो गुजरात के अंदर ओबीसी समाज बहुत बड़ा है, वो क्या वो पूरा ही पूरा चोर हो गया क्या? आप नाम लेके बोलते तो समझ में आता है। इन्होंने बोला है कि क्या मतलब हर चोर मोदी सरनेम का क्यों होता है, यानी कि ओबीसी समाज को इन्होंने बदनाम किया है। तो भाई मैं कहना चाह रहा हूं कि बदनाम उलूल जुलूल राहुल गांधी बोलता है। अब आप वीर सावरकर का अपमान करने में लगे हो। अब आप ही देखिए वीर सावरकर जी का, अरे जिस वीर सावरकर जी ने मतलब त्याग किया है, वो जेल के अंदर जो काल कोठरी 6 महीने के अंदर ऐसी काल कोठरी के अंदर रेखा है जहां पर न धूप न उजाला वगैरह कुछ नहीं था, उन्होंने इतना संघर्ष किया देश के लिए, उसका आप अपमान कर रहे हो। महाराष्ट्र में आपके जो संगठन है वो आपसे हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वापस मैं आ रहा हूं, वापस अनिल आपके पास में जाना चाहूंगा। ये चुनावी साल है, जन आक्रोश यात्राएं बीजेपी निकाली। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कांग्रेस आक्रोश यात्राएं निकाला करती थी जब 2018 में वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी। चेहरे बदले में, स्टाइल सारी वही है। उस वक्त आप देख रहे होंगे एक बस में बैठ करके उस वक्त के मिस्टर पांडे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट इसी तरह से जा रहे थे। आज बीजेपी आक्रामक है क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सत्ता में जो होता है विपक्ष सामने होता है। हमले तरीका सरकार अपनी बात करने के लिए वसुंधरा राजे संकल्प यात्रा लेने करके गई थी। बीजेपी के तमाम नेता लगातार यही बात कहते थे कि इससे बेहतर सरकार नहीं हो सकती, हमने ये दिया, सब कुछ चेहरे बदले हुए हैं, सारी बातें वही हैं, योजनाएं अपनी गिनानी। और दूसरा
बस एक अलग हटके है तो इस बार यह है कि हमला वसुंधरा राजे पे नहीं है, नरेंद्र मोदी पे है। और हमला नरेंद्र मोदी पे होना भी था क्योंकि बीजेपी वसुंधरा राजे का नाम नहीं ले रही है, वही नरेंद्र मोदी की सरकार। आपने सीपी जोशी को सुना होगा, वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट के 10 साल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं था, भैरव सिंह शेखावत की कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने जो किया उसके होर्डिंग्स लगाए, आप उज्ज्वला योजना के होर्डिंग लगाए, नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया उसके होर्डिंग लगाए। तो ये बस एक अंतर देख रहा हूं कि अभी कटाक्ष जो सीधा है वो नरेंद्र मोदी पे है और वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे मांगे जा रहे हैं। पहले कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस के लिए राजस्थान में सरकार के लिए बात कर रही थी, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। तो जनमानस पे किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, पूरा असर पड़ता है और खासतौर से इस चुनावी माहौल में हम देखेंगे कि राजस्थान का मिशन 2023 है, एक अलग चुनाव शायद यहाँ पर हो सकता है। राजस्थान के अंदर जो सियासी समीकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके पोस्टर लगाएं। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से शायद ही किसी चेहरे को आगे करे और ये बताए कि मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन कांग्रेस में भी जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ये लगता है कि कांग्रेस में भी शायद फेस यहाँ पर आगे नहीं किया जाएगा और यहाँ पर भी राजस्थान सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं उनको आगे किया जाएगा और जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश होगी कि पिछले 5 साल तक गहलोत सरकार ने जो काम किया है वो काफी काबिले तारीफ रहे। उसमें चाहे चिरंजीव योजना की बात कर ली जाए, ओपीएस जो लागू किया था कर्मचारियों के लिए, उसकी यहाँ पर चर्चा की जाए। और हमने देखा ये बजट तो देखा, ये तो चुनावी बजट है, लेकिन इससे ठीक पहले बजट जो दिया गया था राजस्थान की जनता के लिए, वो भी क्योंकि विपक्ष ने भी कई बार इस बात की चर्चा की कि ये भी एक तरह से चुनावी बजट कहीं ना कहीं लगता है किस तरह से पूरा किया जाएगा, कहां से बजट यहां पर आएगा। तो बजट में भी जनता को सौगात देने की कोशिश शायद सरकार की ओर से यहां पर हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस बजट के आने के बाद में भी जिस तरह से ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं, इंप्लीमेंट उस बजट को किया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से कोशिश है कांग्रेस की भी कि जनमानस के ऊपर एक छाप छोड़ी जाए, जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाए। और यही वजह है संभाग स्तर पर जो सम्मेलन किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, जनता के बीच में जो लोग नहीं समझ पाए हैं कि आखिरकार सौगात क्या है, उनको ये बताने की कोशिश है कांग्रेस की कि हाँ, गहलोत सरकार ने पिछले 4 साढ़े 4 साल में क्या किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर सरकार कंटिन्यू रहती है तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके जनता को क्या लाभ मिल सकता है। और आपको ध्यान होगा कि बजट के दरमियान अशोक गहलोत ने कहा कि ये 2023-24 का बजट नहीं, 2028 तक का बजट है। तो मैं गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा, 2028 को ध्यान में रख करके, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 2029 तक का हम कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, कांग्रेस का भी दावा है कि 2028 तक का ये बजट है। और इस बजट को अशोक गहलोत ये बार मीडिया ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि 2022 योजनाएं और 23 का जो बजट होगा इंप्लीमेंटेशन के साथ में हम जनता के बीच जाएंगे कि आपकी ये योजनाएं जो हमने की और जो वादे किए वो पूरे करने के लिए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने पहले भी योजनाएं और कई अधिकार दिए तो फिर आप सरकार क्यों नहीं बना पाए, कि कुछ चूक रही, उससे हमने सबक लिया है, जनता के बीच जाएंगे, अब की बार काम पूरा करके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे ये काम जो अनाउंस हुआ था हम पूरा कर रहे हैं। अब की बार हम अकाउंटेबिलिटी के साथ में जा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि हमने ये काम किए हैं। और संभाग मुख्यालय पे जाएं चाहे जिले पे जाएं, हम पूरी तरह से जनता के बीच जाकर के वो बताएंगे कि आपके लिए 4.5 साल में हम ये कर चुके हैं, अब आप हमें आशीर्वाद दीजिए। उसी का एक ये बानगी के रूप में इसे देखा जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, गहलोत जी कुछ भी बोल रहे हैं। गहलोत जी जब प्रथम बार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब चुनाव हुए थे तब 56 सीटें आई थी कांग्रेस की। दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसके बाद चुनाव हुए तो वो मात्र 21 सीटें आई थी। आप देखिए इनका ग्राफ कैसे गिरता गया, 21 सीटें आई है। अब तीसरी बार इनकी हालत है कि ये फॉर्च्यूनर लायक भी एमएलए जीत के नहीं आएंगे। आप कितनी ही घोषणाएं कर लो, जब तक उनको धरातल पे नहीं लाओगे तब तक जनता इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। आपके इन्होंने यार से धरातल का क्या पैमाना हुआ? धरातल में कांग्रेस का तो ये दावा है कि हमारी योजनाओं पर बजट स्वीकृत करके काम हो रहा है। मैं ये बजट की बात कर रहा हूं ना। इन्होंने किसानों की कर्जा माफी की बात करी थी, आज बता दीजिए किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो गया क्या? आप आज ही अखबार के अंदर आया कि 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। सहकारी संस्था है, बैंक जो है वो कल 31 मार्च के बाद में उसको बंद कर देगी सिस्टम को। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ और किसान बेचारे उनके झांसे में आने के बाद में उनकी संपत्ति मतलब उनकी जमीन है वो कुर्क होने लग गई थी और करीबन 600-700 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी और 18,817 किसानों की जमीनें कुर्क हुई है। ईआरसीपी के लिए बोल रहे हैं कि साहब हम ये कर लेंगे, इन्होंने बजट में की कि साहब हम ईआरसीपी को कंप्लीट करेंगे 2052 में। अरे भाई 2052 में ईआरसीपी कंप्लीट करोगे क्यों भाई? आपने पिछले बजट के अंदर 9,600 करोड़ रुपए का बजट दिया था, मात्र 1,200 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब बता दीजिए कैसे आप
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या ये जो बोलते हैं वो करके आई अगर ये नौकरियों की बात करते हैं कि साहब हम हर साल 2 लाख की नौकरी करेंगे, अभी तक मात्र 1,25,000 पिछले 4.5 साल के अंदर 1,25,000 नौकरी दी है इन्होंने। आप बता दीजिए कौन सा आज के, अगर मान लो इनको नौकरी दी होती तो आज का युवा सड़कों पर नहीं होता, आंदोलन नहीं करता। कर्मचारी अगर ओपीएस से इनसे सेटिस्फाई होते तो कर्मचारी आंदोलन नहीं करते। किसान अगर इनसे सेटिस्फाई होते तो किसान आंदोलन नहीं करते, किसान परेशान नहीं होते। किसानों को दिन में बिजली देने की बात हुई थी, किसानों को दिन में छोड़ के रात को भी बिजली नहीं आती और बेचारे रात में बिजली के चक्कर में ठंड में कई किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो जनता अब मेडिकल में देख लीजिए ना, आज अब राइट टू हेल्थ जनता को, भाई जनता के हित में होना चाहिए ना। आज ही मेरे पास में किसी एक व्यक्ति का फोन आया कि भाई मेरी 1 साल की बेटी है, उसका इलाज कराना है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। मैंने कम से कम 10 डॉक्टरों को फोन किया, सबने मना कर दिया कि नहीं साहब हम इलाज नहीं करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे लाइन लग रही है साहब। तो गहलोत जी को देखना चाहिए कि डॉक्टरों को क्यों परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर के साथ साथ जनता परेशान हो रही है। अगर आपने जनता के हित में होता तो जनता साथ में होती ना। जनता भी इनसे नाराज है और डॉक्टर्स भी इनसे नाराज है। तो भाई इस तरह की घोषणा है, इस तरह की योजना लाने से क्या फायदा। आप 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना लाने से क्या फायदा, जब 5 लाख की जब इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका क्लेम ही पूरा नहीं उठ पाया, तो 25 लाख रुपए लाने से क्या फायदा आपका। चलिए जवाब अब राजकुमार जी देंगे। कई सवाल खड़े किए हैं गर्ग साहब ने, मैंने रोका है उनको, नहीं तो सिलेबस लंबा हो जाता आपके लिए। बिल्कुल योगेंद्र जी, मुझे अच्छा लगा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि हम 13 जिलों को ईआरसीपी का पानी नहीं लेने देंगे। हम राजस्थान में 19 नए जिले नहीं बनने देंगे। हम राजस्थान में 3 नहीं बनने देंगे। नहीं, हमने ये कहा है कि आप ऐसे जिले बनाओ ग्राम पंचायत स्तर की सुविधा नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत क्या जयपुर में आप 2 जिले बनाओ, जयपुर में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करते हैं, जबकि ये बिल हम डॉक्टर्स के पक्ष में नहीं जनता के पक्ष में लेकर आए थे। राजस्थान की जनता ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था, जनता के हमको सरकार बनाए थे। हम चंद अस्पताल वालों के दबाव में नहीं आ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज इसको इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम आरटीएस का विरोध करते हैं, हम ओपीएस का विरोध करते हैं, हम ईआरसीपी का विरोध करते हैं, हम चिरंजीवी योजना का विरोध करते हैं। अच्छा लगा। मैं आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताने जाता हूं कि जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और हम कांग्रेस का पार्टी के कार्यकर्ता है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज हमने संभाग के दौरे चालू कर दिए, फिर जिलों के दौरे होंगे, फिर ब्लॉकों के दौरे होंगे। हम राहुल गांधी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी किया है वो भी हम बताने जा रहे हैं। हमने जो अच्छे बजट दिए वो भी बताने जा रहे हैं। हम सारी योजनाएं जनता के बीच में ले जा रहे हैं और जनता हमको आशीर्वाद देगी। हमने ओपीएस की मांग हमने जनता को बताई है, हमने ईआरसीपी की बात जनता को बताई है, हमने 3 संभाग बनाए, 19 जिले बनाए, हमने आरटीजीएस लगाया। ये सारी बातें हम जनता को बता रहे हैं। और अब आज से ये भी एडिशन कर देंगे हम कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम अच्छी योजनाओं का बहुत भारी विरोध करती है, जबकि आप सबके विधानसभा के साथियों ने विधानसभा में आरटीजीएस का बिल ध्वनि मत से पारित हुआ था। इसलिए मैं आपके प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, कि आप सोच समझ के बोलिए, कांग्रेस पार्टी के अच्छाइयों को अच्छा बोलना सीखिए, वरना राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और रही बात आती है जन आक्रोश रैली की, जन आक्रोश रैली तो उसी वक्त पिट गई थी जब भारतीय जनता, जब कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफलता माननीय प्रधानमंत्री जी बता नहीं पाए, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बता पाए। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, आज भारतीय जनता पार्टी के पास नेशनल लेवल पे एक एजेंडा है, राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी को किसी भी तरह से अटैक करो। राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किन से मिलते हैं, केवल राहुल गांधी पे फोकस रखो। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार राहुल गांधी बैठक की हुई है। पिछले लंबे समय से लोकसभा नहीं चल रही है, करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान होता है, लोकसभा का रोजाना करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस बात पे बात नहीं करना चाह रहे। और महंगाई की जहां तक बात करते हैं, महंगाई का मैं शब्द नहीं बोलना चाह रहे, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का मैं शब्द मिला। मैं भारत के प्रधानमंत्री 8 बजे महंगाई पे बोलिए, पेट्रोल पे बोलिए, राजस्थान की जनता चाहती है। आप केवल राहुल गांधी पे मत बोलिए, आप ईआरसी पे बोलिए, आप ओपीएस पे बोलिए, आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो 25 लाख का बीमा है उस पे बोलिए, लेकिन आप उस पर बोलना नहीं चाहते हैं। हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, देश में अमन चैन शांति बढ़ रही है। आप देख रहे हैं हर आदमी डरा हुआ है, लेखक डर रहा है, किसान डर रहा है,
किसान बोले उसको अंदर डालो, पत्रकार डर रहे हैं, उद्योगपति डर रहे हैं, ये गरीब अमीर की लड़ाई बढ़ती जा रही है। मैं भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा राजस्थान हिंदुस्तान की जनता का ख्याल रखें। जनता ने आपको बहुत सोच समझ के वोट दिया था, लेकिन इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप पूरी की पूरी ताकत 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्रियों को राहुल गांधी के पीछे लगा दो, लोकसभा को चलने दो। ये क्या हो रहा है? देश में स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये राजनीति की परंपरा अच्छी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अच्छी परंपरा का निर्माण करें। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि देखो चुनावी साल है, सारी चीजें चलेंगी और ये तो अब एक तरह से सत्ता का महासमर है, जिसके पास में ये भी एक हुनर की बात होती है, जिसके पास में जो होता है उसे हर कोई बुनाने की कोशिश करता है। विपक्ष के पास में कुछ है कि सरकार की कमजोरियों को हम जनता तक कैसे लेके जा सकते हैं वो बताएंगे। और अगर सत्ता पक्ष को लगता है कि जैसे गहलोत साहब ने बजट के दौरान भी कहा था कि आरोप निराधार हैं और उनमें कोई दम नहीं है, लगता है कि जनता के बीच बात तो वैसे डेवलपमेंट पे चुनाव होना चाहिए। अगर विपक्ष को भी लगता है कुछ तो बहुत अच्छी बातें बताना चाहिए, विपक्ष का काम है। लेकिन जो मुद्दों से डाइवर्ट हट करके जो कई चीजें बीच में आ जाती हैं, खैर मैंने ये भी कहा कि ये ऐलानिए जंग की तरह हो गया अब ये समर, और इसमें जिसको जो जायज लगता है वो उसी तरह से करेगा। तो आने वाले दिनों में तो तलखी और दौरे, तीखापन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, और बढ़ेगा भी। तलखियां जो ज्यादा बढ़ेंगी। अक्सर राजनीतिक दलों के अगर चेहरों में देखा जाए, या फिर जैसे जन आक्रोश की चीज है और इधर सम्मेलन हो रहे हैं, जनता के लिए टेंशन जरूर है, लेकिन जो अगर डायरी में सूची अगर देखी जाए, लिस्टिंग जो अगर पार्टी शायद करती है, उसमें लगता है नहीं कि ये जो जनता की टेंशन उसको मेंशन यहाँ पर किया जाता हो। शायद इस डायरी में शायद ऊपर पहले लिखा जाता हो कि कुर्सी और उसके बाद में सत्ता कैसे प्राप्ति हो सकती है, वो लिस्ट यहाँ पर बनती है। और यही वजह है कि जनता की राहत के लिए बातें जरूर होती हैं, लेकिन या तो सत्ता में आने के बाद में या जो विपक्ष में रहता है वो जनता के हित कैसे हो सकते हैं, उनको कितना इंप्लीमेंट किया है, हिसाब क्या है, खाताबाई क्या रखी गई है, विकास क्या है। और अगर विपक्ष भी उन मुद्दों को उठाए, ये कहा जाए कि हाँ आपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था, ये नहीं पूरा किया, एक सार्थक बहस होनी चाहिए, उस पर कोई फोकस नहीं करता। और एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि आप सभाएं देख लीजिए, प्रदर्शन, धरने देख लीजिए, केवल पार्टियों के कार्यकर्ता दिखते हैं, आम पब्लिक का कोई जुड़ाव नहीं होता उसमें। बिल्कुल, जनता का जुड़ाव इसीलिए छिटकता जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हम देखेंगे, कोई नीच शब्द कह देगा, कोई दूसरे शब्द पे बवाल आ जाएगा, कोई जातिगत उस मुद्दे को वहां पर उठा लेगा, तो वो जो बयानी वहां से शुरुआत होगी, वहीं से विकास का जो विजन वो छूट जाएगा। सुचिता राजनीति की जो बात अक्सर पार्टियां करती हैं, शायद वो वहीं पर धरी रह जाएंगे और उसके बाद में वहां से बयानबाजी शुरू होगी और फिर राजनीतिक दल शायद वहां पर बुलाने की कोशिश करेंगे, उन वर्गों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ताकि वोट बैंक जो उनकी तरफ हो जाए और फिर जो सत्ता की कुर्सी है वो किसी भी तरह से हत्याई जा सके। जी बिल्कुल, सारी लड़ाई सत्ता की कुर्सी की है। जनता एक मोहरा है, उसके प्रति हमदर्दी एक मोहरा है। एक पार्टी विकास और डेवलपमेंट के नाम पर बात सिर्फ इस वजह से करती है कि वो सत्ता में है, उसे जवाबदेही इसी बात को लेकर के देनी है। और कुछ सामने लगता है निशाने पर, अब एक प्रचलन ये हो गया, पहले स्टेट्स के इलेक्शन में ज्यादा हम देखते नहीं थे कि यूनियन जो हमारा सिस्टम है उसके नेताओं का दखल नहीं होता था, उनके जो योजना है उन पे बहुत ज्यादा कुछ वोट्स का नहीं होता था। लेकिन वापस से वो कल्चर डेवलप हो रहा है कि चेहरा कौन सा है जो जनता के पास में आपको वोट दिलवा सकता है, उसी को बनाए। इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास में अगर कुछ ऐसा है तो आप जरूर उसको काम लीजिए। मैंने कहा ना कि सत्ता का महासमर है, यह भी ऐलान जंग में तब्दील हो गया। जिसके पास में जैसा हथियार है आप उसी तरह से काम लीजिए। हथियार से मेरा मतलब है कि आपके पास में जुबानी जंग लड़ने की अगर ताकत है, आपके पास में लगता है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बूथ पे जाके मजबूत कर सकते हैं, आपके पास में एक ताकत ये भी है कि सोशल मीडिया पे आप किसी का मजाक बना करके कैसे उसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी एक ताकत है। और अब ये सब चीजें जायज हैं और जिसका जैसे बस चलता है उसी तरह से काम भी लेता है। लेकिन जनता है कि सब देखती है और उसी को चुनाव करना है कि क्या करना है, ये राजनीतिक दलों की अपनी एक कवायद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।